हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार और दोस्तों मौलिक कर्तव्य और स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है उससे संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, इसमें हम इन चीजों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और दोस्तों इसमें कुछ अनुच्छेद भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप हमारे लाइव सेशंस में जरूर जुड़िए। और क्योंकि जो भी यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वीडियो लिया जाता है उससे संबंधित प्रश्न सुबह लगभग 8:10 पर उससे संबंधित प्रश्न लिए जाते हैं। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे मौलिक कर्तव्य दोस्तों होता क्या है? मतलब कि जो हमारे एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है, जिनका हमें पालन करना होता है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि मतलब अगर हर कोई अपने हिसाब से चलना शुरू कर देगा दोस्तों, तो राष्ट्र की अवधारणा जो है वह प्रभावित हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप देखिए, मौलिक कर्तव्य देश में रखा गया। अब 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ठीक है, तो आप देखिए 42वें संशोधन अधिनियम 1976, ये पॉइंट याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। संशोधन कौन सा था? 42वां था। और किस सन में आया? 1976 में आया। ठीक है, और हमारे संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल हुए? संविधान के भाग 4 में शामिल हुए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कानून द्वारा वैधानिक कर्तव्य हैं और प्रवर्तनीय है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 51A के तहत ही जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वह लागू हैं। और दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वह संख्या है 11, जिनके बारे में आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये कानून द्वारा वैधानिक कर्तव्य है। मतलब कि यह एक तरह से लीगल कर्तव्य है जो कि आपको जिनका पालन करना ही करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये लीगल है और यह प्रवर्तनीय भी है, मतलब कि इन्हें बदला भी जा सकता है। ठीक है, समय अनुसार बदला भी जा सकता है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, इसमें देखिए पहला जो मौलिक कर्तव्य है मैं पढ़ता हूं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है दोस्तों, जो भारत का संविधान है उसका पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। ठीक है, आप संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो यह दंड की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, आप दंड के भागी बनेंगे। और दोस्तों, इसके आदर्शों का, संविधान मतलब हमारे जो संविधान के आदर्श हैं, जैसे हमारे महापुरुष हैं, हमारे संविधान की किताब है, तो दोस्तों ये सब जो आदर्श हैं इनका भी पालन करना चाहिए। और दोस्तों हमारी संस्थाएं जैसे कि आपकी उच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया, तो ये जो संस्थाएं हैं दोस्तों इनका भी आदर करना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोदी जी बार बार कहते हैं और भी नेता कहते रहते हैं कि जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, वो क्या है? लोकतंत्र का मंदिर है। मंदिर क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक संस्था है, तो इसका सम्मान करना अति आवश्यक है। और दोस्तों राष्ट्रध्वज क्या करता है? पूरी दुनिया में भारत को अगर जाना जाता है तो राष्ट्रध्वज की वजह से ही जाना जाता है। भारत को अपना कहीं रिप्रेजेंटेशन अगर देना है दोस्तों, तो राष्ट्रध्वज के ही वजह से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक में कोई अगर गोल्ड मेडल, जैसे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रध्वज ही उस समय सबसे ऊपर गया। तो आप इसका भी सम्मान करना अति आवश्यक है। लोग क्या करते हैं दोस्तों, 15 अगस्त 26 जनवरी को तो बड़े शान से झंडा लहराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे दिन उसे सड़क पे फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से झंडे का अपमान होता है, वो अपने मौलिक कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करते। और दोस्तों राष्ट्रगान का भी आदर करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, शारीरिक रूप से अक्षम है, तो दोस्तों आपने देखा होगा जब राष्ट्रगान बजता है तो वो कम से कम वो अपना हाथ ही उठा देता है। ठीक है, अगर उसका हाथ उठ रहा होता है तो हाथ ही उठा करके अपनी उपस्थिति, मतलब अपने उसके मन में जो सम्मान है उस सम्मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके उस सम्मान को प्रदर्शित करता है। लोग क्या करते हैं दोस्तों, राष्ट्रगान जैसे पिक्चर हॉल वगैरह में बजता है तो वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सबका सम्मान करना बेहद आवश्यक है।
ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करें। दोस्तों देखिए, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, या और भी जो मतलब जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, जो क्रांतिकारी हुए, उनका सम्मान करना जरूरी है और उनके आदर्शों का भी सम्मान करना जरूरी है। जैसे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में बताया, सभी ने अवज्ञा के बारे में बताया, तो आपको इन सब चीजों का सम्मान करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे मौलिक कर्तव्य की तरफ। तीसरा मौलिक कर्तव्य दोस्तों क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपने आप में सक्षम राष्ट्र है। संप्रभुता, एकता, दोस्तों यहाँ भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, पर इनमें क्या है? एकता है। सारे राज्य में अलग अलग कल्चर है, फिर भी एकता है। और अखंडता, दोस्तों भारत एक अखंड देश है। ठीक है, इसका खंड नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता कोई स्टेट। तो दोस्तों इसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ के नागरिकों की ही जिम्मेदारी है। ये हमारा ही कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाने का मतलब यह है कि हम इसको जैसे यथा स्थिति इसको हम कायम रखें। ठीक है, देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए दोस्तों, देश की रक्षा सिर्फ गोली बंदूक से ही नहीं होती है, बॉर्डर पर जाकर ही देश की रक्षा नहीं होती है। देश की रक्षा दोस्तों समाज में रहकर, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करके, और दोस्तों देश में किसी भी असामाजिक तत्व को, जो देश तोड़ने वाले तत्व हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर, इस तरह से भी देश की रक्षा की जा सकती है। और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर दोस्तों देश संकट में है, राष्ट्र संकट में है, तो उस समय अगर आह्वान किया जाता है आपका, तो आप शस्त्र उठाने से भी ना चूकिए। शस्त्र उठा वहां पे शस्त्र उठाने से भी नहीं चूकना है और राष्ट्र की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ करके आगे जाना है। ठीक है, धर्म, भाषा और प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। धर्म, भाषा और प्रबंध या वर्ग। देखिए दोस्तों, धर्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर कंट्री है इंडिया, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो सारे धर्म, सर्वधर्म समभाव की भावना बनाए रखनी है। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, एक दूसरे से मिलजुल के रहना है। प्रबंध या वर्ग, मतलब कि अलग अलग समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं, उनमें भी आपस में परस्पर बंधुत्व की भावना बनी रहे। और इस पर आधारित सभी भेदभाव से परे, सारे भेदभावों को खत्म करते हुए भारत के लोगों में समरसता, मतलब कि एकता, और समान बंधुत्व, मतलब बंधुत्व, भाईचारा की भावना का निर्माण हमें करना है। यह किसका कर्तव्य है दोस्तों? यह हमारा ही कर्तव्य है। और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, दोस्तों स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो कुप्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त हैं, उन कुप्रथाओं के विरुद्ध हमें आवाज उठानी है। ठीक है, उनका सपोर्ट नहीं करना है। जो भी कुप्रथाएं हैं दोस्तों, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, पर उन कुप्रथाओं के खिलाफ हमें लड़ना है मिलजुल कर। तो यह हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे मौलिक कर्तव्य की तरफ। देखिए, छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। मतलब दोस्तों आप देखिए कि हमारी संस्कृति बहुत ज्यादा पुरातन है, बहुत ज्यादा पुरानी है। दोस्तों चंद्रगुप्त के समय ही सबसे पहला संविधान, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से दिया। ठीक है, जो लिखित संविधान है। और दोस्तों हमारी परंपरा, मतलब हमारी जो संस्कृति है, वह काफी पुरानी है, काफी पुरानी है। आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए, वो भी भारत की सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है वो, और निरंतरता है उस सभ्यता में। और इसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। इसका हमें महत्व समझना है, और महत्व समझ करके इसको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है, समाज में इसके महत्व को प्रदर्शित करना है, आगे बढ़ाना है। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्रकृति, पर्यावरण, जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और अन्य वन्य जीव हैं, की रक्षा का संवर्धन करें। दोस्तों सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, भारत में रहने वाले तरह तरह के स्थावर और जंगम प्राणियों का भी हमें क्या करना है? सम्मान करना है। या नहीं कि हम हरे पेड़ को काटते चलें, ठीक है, किसी हरे पेड़ को मार दें या किसी कुत्ते को सताएं, मारें उसे, तो यह भी एक कानूनन अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जीवों को परेशान करेंगे, उनके खिलाफ क्रूरता दिखाएंगे, तो यह भी
कानूनन अपराध की श्रेणी में आ जाता है। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना तो हर मनुष्य का दायित्व है। तो झील, वन, नदी, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना किसका दायित्व है दोस्तों? किसका कर्तव्य है? हमारा ही कर्तव्य है, भारत के नागरिकों का ही कर्तव्य है। ठीक है, और इसका संवर्धन करें। अगर मान लीजिए वन कट गए बहुत ज्यादा, तो वन वानिकी करना, मतलब कि झीलों को सुरक्षित करना, वहां पे मतलब जो है साफ सफाई रखना, ये सब मतलब एक तरह से इंप्रूव करना, उसका संवर्धन करना। अगर उनका क्षय हुआ है तो उनको फिर से वापस उसी प्राकृतिक स्थिति पर वापस लाना भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें मौलिक कर्तव्य की तरफ। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा, देखिए दोस्तों, ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानववाद, सामान्य मानव के कुछ गुण होते हैं, मतलब कुछ एक मतलब एक तरह से धारणा होती है मानव की, मानववाद। ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है? सम्यक रूप से पालन करना है, यह हमारा कर्तव्य है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना करके रखना है। ठीक है, तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना, मतलब कि ज्ञान, हम ज्ञान को अर्जित करते रहें, और हमारे समाज में अगर कुछ कमियां हैं तो उसका हम निरंतर सुधार करते रहें, समय समय पर उसको बदलते रहें। ठीक है, यह हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। और दोस्तों आखिरी, मतलब आखिरी नहीं, नौवां जो मौलिक स्लाइड का आखिरी नौवां जो मौलिक कर्तव्य है, हिंसा से दूर रहे। दोस्तों, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हमें चलाया, तो हमें हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, अनावश्यक हिंसा में नहीं लिप्त होना है। ठीक है, तथा सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें। दोस्तों देखिए, बहुत सारे देश में क्या होते हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, बिल्कुल होने चाहिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए धरना, प्रदर्शन और सरकार का विरोध होना जरूरी है दोस्तों। लेकिन इस विरोध में ऐसा नहीं कि आप सार्वजनिक संपत्ति को विनष्ट करें, जैसे कि ट्रेनों में आग लगा दें, या सड़क पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप स्ट्रीट लाइट सारी तोड़ दें। तो दोस्तों, इससे आप किसका नुकसान कर रहे हैं? पूरे राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। उसमें आप भी एक दिन उसी सड़क पे चलेंगे, वो आपकी भी ट्रेन है, आप भी उसमें बैठते हैं किराया दे करके। किसी एक की ट्रेन नहीं है, वो पूरे देश के टैक्स से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, पूरे देश, जैसे किसी रोड को ब्लॉक करके रख दिया, अब रोड पे प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक किया, अब वहां से दोस्तों गाड़ियां आ रही हैं, सबने रोड टैक्स दिया हुआ है, प्रदर्शनकारियों ने भी रोड टैक्स दिया हुआ है, उनको इस बात का सम्मान करना चाहिए। वो सरकार का नहीं है रोड, वो रोड आपका है। सरकार आपकी क्या है? नौकर है दोस्तों। ठीक है, वो एक सेवक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें मौलिक कर्तव्य की तरफ। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें। बिल्कुल सरल सा है कि व्यक्तिगत मतलब एक तो स्वयं का विकास करें, और सामूहिक विकास करें, आपस में समूह बना करके सामूहिक विकास भी करें। और विकास ऐसा होना चाहिए जो कि दोस्तों क्या हो, कि एक सामाजिक अच्छाई जिसमें हो। ठीक है, सामाजिक अच्छाई हो या समाज का जिससे लाभ हो, ऐसा विकास होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए हमको, यह हमारा कर्तव्य है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। ठीक है दोस्तों, आखिरी जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक माता पिता का या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह दोस्तों बाद में जोड़ा गया था। आप देखिए, शिक्षा का अधिकार, ये राइट टू एजुकेशन दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये अगर छोटा बच्चा है 6 से 14 वर्ष का, तो ये उसका लोगों का मौलिक कर्तव्य है कि उसको शिक्षा प्रदान कराई जाए। सरकार ने मुफ्त शिक्षा अभियान चलाया हुआ है दोस्तों, प्राइमरी स्तर पर प्राइमरी स्कूल खोले हुए हैं, वहां पैसे नहीं लगते। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि सारे बच्चे पढ़ें, सब बढ़े, ऐसे इस नाम से एक योजना भी चलाई गई है। तो दोस्तों, कहीं भी अगर किसी बच्चे से काम कराया जा रहा है या उसको दोस्तों पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, तो यह भी दोस्तों क्या है? उसके मौलिक कर्तव्य का हनन है, हमारे मौलिक कर्तव्य का वायलेशन है वो। हम अपने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसमें जिम्मेदार व्यक्ति दोस्तों क्या होता है? इसमें जिम्मेदार व्यक्ति भी दंड का अधिकारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मौलिक अधिकार। दोस्तों देखिए, मौलिक कर्तव्य हमें पता चल गए कितने थे मौलिक कर्तव्य? 11। अब देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार है कितने? 6। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बारे में जानते हैं। मूल संविधान में दोस्तों, जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो उसमें शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु दोस्तों एक को कम करके अब हमें सिर्फ 6 ही अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, वह जो 7वां अधिकार था जिससे हमसे वापस ले लिया गया,
दोस्तों वह क्या था कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अनावश्यक संपत्ति थी, तो इससे देश में एक असमता का माहौल क्रिएट हो चुका था। ठीक है, और देश के विकास में यह बाध्यकारी था, इसी वजह से इसे हटा दिया गया। लेकिन 44वें संशोधन के मतलब 44वें संशोधन में ही क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद नंबर 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। मतलब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं इसे रखा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों को जानते हैं एक एक करके। देखिए दोस्तों, इसे संयुक्त राज्य, जैसे इसके बारे में कुछ जानते हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, किस देश से लिए गए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मौलिक अधिकार अगर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए होंगे? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए। ठीक है, रूस से लिए गए। आप देखिए दोस्तों, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की सुंदरता है कि ये दोनों परस्पर विरोधी देश हैं। एक जो है क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। ठीक है, जहां से भारत क्या करता है, मौलिक अधिकार लेता है। मतलब, और दोस्तों एक है कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री है, वो उससे दोस्तों रूस से दोस्तों क्या लेता है, सोवियत रूस से दोस्तों भारत लेता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो परस्पर विरोधी देशों से भी अच्छी चीजें उठा करके संविधान में डाली गई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। तो संविधान के भाग कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 3 में इसका वर्णन है। ठीक है, और दोस्तों मौलिक कर्तव्य का किस में वर्णन था? तो भाग 4 में वर्णन था। तो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। आगे देखते हैं, इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई आपात स्थिति आ गई और देश का जो एक देश की गवर्निंग बॉडी है, देश की सरकार है, वह इतनी सक्षम नहीं है कि आपको सारे अधिकार दे सके। ठीक है, सारे अधिकार दे सके, देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो कैसे आपको अधिकार देगी? तो वो एक अधिकार छोड़ के बाकी सारे अधिकार एब्रोगेट कर सकती है, हटा सकती है कुछ समय अवधि के लिए। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। अब देखिए दोस्तों, भारत के लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमको दिए हैं, वह कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार मतलब कि किसी भी मनुष्य से धर्म, जाति, रंग, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव किया जा रहा है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन है, और उसके मौलिक अधिकार का हनन करने वाले लोगों को दंड दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका वर्णन दोस्तों कहां पे है भारत में? भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18। ठीक है, 14 से 18। दोस्तों देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से ही शुरुआत होती है। 14 से 18 क्या है? समता या समानता का अधिकार। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा जो है हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बारे में देखिए, स्वतंत्रता, बहुत सी चीजों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देश में कहीं आ जा सकते हैं, देश में कहीं अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, मतलब और दोस्तों मतलब देश में कोई भी अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है। ऐसा भेदभाव नहीं होगा उसके साथ कि वो दूसरी जाति का है या किसी और धर्म विशेष का है तो उसे वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो ऐसा सब नहीं है, स्वतंत्रता है उसको। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तो 14 से 18 दोस्तों समता या समानता का अधिकार, और उसके बाद स्वतंत्रता। जब समता और समानता आ जाएगी तो स्वतंत्रता दी जाएगी। तो इस तरह से याद करिए, समता और समानता जब प्राप्त हो जाएगी तो स्वतंत्रता दी जाएगी। और दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अनुसार दी जाएगी? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक भारत के संविधान के। अच्छा दोस्तों, तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब किसी का अगर शोषण हो रहा है, कोई बालक है, छोटा बालक है,
6-7 साल का है और उससे जबरदस्ती क्या है, फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है। उसकी काम करने की उम्र नहीं, उसकी पढ़ने की उम्र है, पर उससे जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। तो दोस्तों क्या है, उसका शोषण किया जा रहा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है उसे, और कौन देता है ये अधिकार उसको? भारत का संविधान देता है। और जो भी लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं दोस्तों, वो दंड के भागी हैं, वो दंड के भागी हैं भारत के संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे समता या समानता दी गई सबसे पहले, उसके बाद स्वतंत्रता दी गई, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया गया। ठीक है, समता समानता दी गई सबसे पहले, फिर स्वतंत्रता दी गई, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। 14 से 18 समता और समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 से लेकर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए दोस्तों यहां था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म विशेष का है तो आप कहें कि नहीं, आप अपने धर्म का इस तरह से पालन नहीं कर सकते, आप इस पूजा पद्धति का पालन नहीं कर सकते। जब तक कि दूसरे को उससे कोई क्षति ना हो, दूसरे किसी नागरिक को क्षति ना हो, तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और भारत के संविधान में भी वर्णित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसी के तहत इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मतलब शिक्षा का अधिकार है, अभी बताया था। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 31 तक। ठीक है, और दोस्तों संवैधानिक अधिकार, अंतिम जो अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, मतलब कि संवैधानिक अधिकार जैसे कि चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह के अधिकार जो है, जो संविधान परक अधिकार हैं, वह दोस्तों किस अनुच्छेद में दिए गए हमको? वह 32 में दिए गए। मतलब कि कोई अगर एक लॉ है, कोई एक कानून है, वह जैसे किसी दूसरे मनुष्य पे लागू है, दूसरे किसी नागरिक पे लागू है, वैसे ही आपके ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, तो ये संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। 19 से लेकर के कहां तक है? 22 तक है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। देखिए, अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। पहले 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। तो देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रता है। पहली है 19A, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप ऐसा नहीं किसी से के साथ गाली गलौज कर सकते हैं, आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, किसी की आलोचना कर सकते हैं, इन सब चीजों का अधिकार है आपको। तो बोलने की स्वतंत्रता 19A के तहत दी गई। 19B के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तो बहुत सारे आंदोलन देश में होते ही रहते हैं, तो शांतिपूर्वक कहीं भी बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं, और मतलब देश की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, विद्रोह मतलब इन द सेंस मतलब कि धरना दे सकते हैं, शांतिपूर्ण उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं कि प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करने लगे जा करके। ठीक है, इस अधिकार का पालन करते करते गए और ट्रेनों को में आग लगा दी, तो फिर तो वो अपने ही मौलिक कर्तव्य से दूर जा रहे हैं, तो फिर वो दंड के अधिकारी बन जाएंगे। अब देखिए दोस्तों 19C, ठीक है, 19C क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, मतलब समूह संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार, एक मौलिक अधिकार के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19D कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। ठीक है, पहले इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हुआ करता था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, तो आवागमन की स्वतंत्रता तो अभी तो सब जगह है, पर दोस्तों अगर कहीं पे स्थिति आपातकाल वाली बनी हुई है तो वहां पे हो सकता है कि रोका भी जाए। आगे बढ़ते हैं। 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। इसमें भी दोस्तों कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ राज्यों में एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर में कभी था शायद। ठीक है, और उसे चेंज कर दिया गया, और भी कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है ऐसा। तो लेकिन ज्यादातर भारत में मतलब कि 95% इंडिया में दोस्तों क्या है कि किसी भी जगह पे आप जा करके निवास कर सकते हैं, वहां बस सकते हैं, वहां घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, घर गृहस्थी वहां से चला सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्वतंत्रता आपको कौन देता है दोस्तों? भारत का संविधान देता है, और ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार में भी दोस्तों आप एक निश्चित मात्रा में ही, जैसे टैक्स के साथ ही आप संपत्ति रख सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इसमें आप वो नहीं कर सकते। 19G,
ठीक है। अंतिम जो है, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार एवं जीविका आप चला सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। ये पॉइंट्स दोस्तों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अतः वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और इन पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करें, हो सके तो इसे लिखें जरूर। ठीक है। तो दोस्तों आगे ही मैं ऐसे ही इंट्रोडक्टरी वीडियोस के साथ आप लोगों के बीच आता रहूंगा और दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न मैं सुबह के सेशन में लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच वीडियो। धन्यवाद।